बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसका आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इट्स डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने किसी भी मैट्रिक्स का माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम यहाँ से रीड करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, लेट अस कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है। मीन 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। आपको बताया था कि रो, जैसे रो के लिए m रिप्रेजेंट होता है और कॉलम के लिए n, इसी तरीके से एंट्रीज के लिए डियर स्टूडेंट i और j को हम यूज़ करते हैं। हमने किसी भी एंट्री का माइनर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करना है, डिनोटेड बाय, मतलब एंट्री को डिनोट करना है तो ए आई जे, उसके माइनर को डिनोट करना है तो हम उसको डिनोट करते हैं एम आई जे से। इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 1 बाय 3 - 1। इसमें वो ये कहना चाह रहा कि अगर आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो डियर स्टूडेंट, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सब एक एक कम हो जाते हैं। मीन अगर 3/3 का आपके पास ऑर्डर है तो जब उसका माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास 2/2 रह जाएगा। अगर 4/4 है मैट्रिक्स तो जब उसका माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो 3/3 रह जाएगा। अगर 5/5 है तो वो 4/4 रह जाएगा। अब वो कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। आपने किसी भी मैट्रिक्स का ith रो और j कॉलम को डिलीट कर देना है, तो या फिर बाकी जो रिजल्ट बचेगा वो जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे। अब देखें, आपके पास A इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, जिसका ऑर्डर है 3/3। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ऑफ A। आपने इस मैट्रिक्स का डियर स्टूडेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देना है। अब देखें, आपके पास फर्स्ट रो जो आपको नज़र आ रही है वो ये वाली है, ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये आपके पास सेकंड कॉलम है, समझ लें। अब उसमें जब आपके पास हम रो को कैंसिल करते हैं और कॉलम को कैंसिल करते हैं तो एंट्री आ रही है A12, मीन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम की एंट्री है। अब ये आपने मतलब जहाँ पर ये सपोज हमने A12 माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12 निकालना है तो इज इक्वल टू M12 वो आएगा। तो डियर स्टूडेंट आप देखें, इस फर्स्ट रो को काट दें और सेकंड कॉलम को काट दें, बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उसे देखें, वो A21 है, A23 है, A31 है और A33 है। तो आप देखें M12 इज इक्वल टू A21 और A23, A31 और A33। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंट्री A13 का माइनर ऑफ एलिमेंट फाइंड करता हूँ तो स्मॉल A13 इज इक्वल टू M13 आएगा। अब जिस रो में ये A13 आ रहा है उस रो को काट दें और उस कॉलम को काटें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम काटना पड़ेगा। तो जब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम काटेंगे तो आपके पास M13 जो बनेगा वो होगा A21, A22, A31, A32। अब इसी तरीके से डियर स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। हमने किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय ए आई जे। अब माइनर ऑफ एन एलिमेंट हमने पढ़ना था तो उसके लिए डियर स्टूडेंट हमने देखा कि हम उसको डिनोट करते हैं M12 से, एम आई जे से, और अगर को फैक्टर को डिनोट करना है वो हम कैपिटल ए आई जे से डिनोट करेंगे। इज डिफाइंड बाय ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई एम आई जे। मीन के साथ माइनर ऑफ एन एलिमेंट तो आएगा ही आएगा और जो स्टार्ट में होगा -1 की पावर आई प्लस जे आ जाएगा।
जो को फैक्टर में हमने करना है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट में करना है, को फैक्टर में वही करेंगे। बस स्टार्ट में आप देखें -1 की पावर i प्लस जे लास्ट में माइंड में रखिएगा। वेयर एम आई जे इज़ द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल A12। तो डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि जैसे इसी मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। हमने A12 को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A12 निकालना है। मीन के अब ये वाली एंट्री है A12, तो को फैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पर कैपिटल A12 लिखा और फार्मूले के मुताबिक -1 की पावर i प्लस जे। तो अब देखें -1 की पावर i प्लस जे आना था, मगर डियर स्टूडेंट देखें पहली जगह i और दूसरी जगह j। अब देखें फर्स्ट प्लेस पे 1 आ रहा है, सेकंड प्लेस पे 2 आ रहा है, तो i प्लस जे, i की जगह 1 आ गया और प्लस j की जगह 2 आ गया, तो 1 + 2 डियर स्टूडेंट आपके पास 3 होता है। और यहाँ पर A12 है तो यहाँ पर M12 आएगा। सपोज अगर को फैक्टर A13 होता तो M13 होता, अगर को फैक्टर A21 होता तो यहाँ पर M21 होता, और इसी तरीके से -1 की पावर भी चेंज हो जाती। तो -1 की पावर आपके पास 3। अब M12 आपने लेना, M12 आपने देखा था, ये आपके पास M12 है, तो वो रिजल्ट आपके पास A21 A23 A31 A33। तो देखें M12 की जगह आपने लिख दिया A21 A23 A31 A33, और -1 की पावर आपके पास ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, और ये डिटर्मिनेंट बिल्कुल वैसे ही आ गया। तो होपफुली आपने डियर स्टूडेंट माइनर ऑफ एन एलिमेंट और को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट को देखा होगा। अब हम नेक्स्ट 3/3 का 3/3 का डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, कि आपके पास जो n है वो 3 है या 3 से बड़ा है, उसका जो ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर। मीन कि वो ये बताना चाह रहा है कि जब भी हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, अब डिटर्मिनेंट में स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम मॉड यूज़ कर लेते हैं, जिसे हमने बार भी कह सकते हैं। अब देखें जब हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ वो मेंशन कर रहा है कि हर एंट्री के साथ को फैक्टर मल्टीप्लाई होगा और साथ में हर रिजल्ट प्लस होगा। जैसे ये देखें, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू A11 A12 A13। अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। अब डियर स्टूडेंट देखें हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है 2/2 का, तो हमने 3.1 3.2 में देखा है, वो सिंपल सा था। अब यहाँ पर आप माइंड में रखेंगे, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो हमें कह रहा है हर एंट्री के साथ को फैक्टर मल्टीप्लाई होगा और फिर एडिशन होगी। अब देखें स्क्रीन पर आपको 3 तरीक़ों से हमने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। अब देखें ये अगर एंट्री मैं कह दूँ A11, तो इस एंट्री के साथ को फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो A11 के साथ A11 ये कैपिटल A को फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉल A11 ये एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और प्लस की बात भी की गई थी कि हर एंट्री के साथ जब को फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो बाद में प्लस आएगा। अब प्लस, अब देखें नेक्स्ट है A12, तो अगली एंट्री A12 है तो उसके हिसाब से को फैक्टर बनेगा A12, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्लस आ गया और फिर A13 के साथ A13 आ गया। समझ लें इसको हमने एक्सपेंड किया था रो 1 के ज़रिए। अब सारी एंट्री A11 A12 A13 ये सारी रो की एंट्री हैं, तो रो के साथ आपने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट देखें और करके उसने एक डिटर्मिनेंट, इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिया हुआ है A11, साथ में कोफैक्टर आ गया, प्लस A21 और साथ में A21 आ गया, प्लस A31 और साथ में A31 आ गया। अब देखें इसमें जो फिक्स है वो आपके पास फर्स्ट कॉलम आपके पास जो फिक्स है, मगर रो चेंज हो रही है। मीन के पहले A11 था, उसके बाद A21 आ गया और उसके बाद A31। मीन के कॉलम फिक्स है, रो चेंज हो रही है, तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड किया गया। पहले जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, ये डियर स्टूडेंट आपने फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड किया है, और जो सेकंड नंबर पर है डियर स्टूडेंट ये आपने फर्स्ट कॉलम के ज़रिए एक्सपेंड किया है। अब जो थर्ड वाला फॉर्मूला देख लेते हैं वो है A12 प्लस A22 A22 प्लस A32 A32। तो देखें 2 2 और ये 2 ये फिक्स है, मतलब ये सेकंड कॉलम आपके पास है, क्योंकि रो की जो एंट्री है वो चेंज हो रही है। A1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर A2 आ गया, यहाँ पर
3 आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जो सारी एंट्रीज हैं A12, A22 और A32 ये सेकंड कॉलम की हैं। तो ये सेकंड कॉलम के साथ एक्सपेंड किया गया। अगर आप चाहें तो 6 डिफरेंट वे से और भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने जस्ट यही माइंड में रखना है कि कंप्लीट जब अपने पास जब हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो हर एंट्री के साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस आता जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का 3.3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने थर्ड पार्ट लिया है। आपको एक मैट्रिक्स के बाद मतलब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है। आपने 3/3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, उसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिंग बाय R1। तो डियर स्टूडेंट आप देखें हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 में आपके पास ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो की एंट्री एक ये 1 है, ये 2 है, ये -3 है। मीन ये A11 है, ये A12 है और ये A13 है। तो आपने डिटर्मिनेंट कैसे देखा था कि एंट्री आती है साथ में कोफैक्टर आता है। अब देखिए एंट्री क्या आ गई आपके पास 1 और उसके बाद आएगा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हमने निकालना है। अब इस तरीके से समझ लें, यह भी डिफरेंट वे से। अब देखें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहली एंट्री 1 है, उस 1 को लगाया। अब आप देखें ये फर्स्ट रो मतलब ये 1 कहाँ पर आ रहा है, ये 1 जो आ रहा है, ये वाला जो 1 है ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। मतलब फर्स्ट रो ख़त्म कर दें और फर्स्ट कॉलम ख़त्म कर दें तो आपके पास एंट्री बनेगी 3, 4, 5, 6। तो मैंने लिख दिया 3, 4, 5 और 6। अब डियर स्टूडेंट देखें जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो याद रखिएगा फर्स्ट प्लस होता है, सेकंड माइनस होता है, फिर थर्ड प्लस वाला होता है। अब आप कहेंगे सर ये वाला माइनस क्यों आया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें कोफैक्टर का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे मीन के ये वाली जो एंट्री है A12 और साथ में जो कोफैक्टर आएगा A12, तो कोफैक्टर के फॉर्मूले में -1 की पावर i प्लस जे होता है। तो -1 की पावर आपके पास जब 3 होगी तो जिस वजह से ये रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अपने माइंड में रखना है फर्स्ट प्लस, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड फिर प्लस होगा। अब देखिए जो सेकेंड एंट्री है वो आपके पास है 2, तो ये 2 लगा दिया, माइनस आपको कोफैक्टर की वजह से आ गया। अब ये जो 2 है ये किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ख़त्म करेंगे, डिलीट करेंगे, तो आपके पास एंट्री बचेगी -1, 4, -2 और 6। तो -1, 4, -2, 6। उसके बाद फिर नेक्स्ट आना है प्लस के साथ और ये एंट्री इटसेल्फ -3 है, -3 लिखा। अब ये जो -3 है ये किस रो और किस कॉलम में आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो बाकी बचेगा -1, 3, -2, 5। तो ये लिखा -1, 3, -2, 5। अब 1 एज इट इज़ आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 18, दरम्यान में माइनस, मल्टीप्लाई 5, 20। नेक्स्ट -2, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, -6, दरम्यान में नेगेटिव आता है मगर इस नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। 4 × 2 8, प्लस माइनस -3 आ गया। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें -5, दरम्यान में माइनस आना है, इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। और 3 × 2 6। तो 1 × 18 - 20 -2, -2 × -6 + 8 आपके पास ये 2 एंड -3 × -5 + 6 आपके पास 1। तो ये -2, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3। जब इन सबको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर माइनस का 9। तो होपफुली डियर स्टूडेंट समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 6 पढ़ लिया, इसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के ज़रिए। तो फर्स्ट रो ठीक है के ज़रिए हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये पहली एंट्री 2A है, ये डियर स्टूडेंट फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आती है। तो ये 2 आ गया, बाकी बचा 2B, B, C, 2C, ये लिख दिया। नेक्स्ट एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब नेक्स्ट एंट्री है A, इसको लिखा A। अब ये जो A है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, बाकी एंट्रीज B, B, C, 2C बची। तो ये B, B, C, 2C। नेक्स्ट प्लस A लिखा। अब ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम B, B, C, C। तो ये ये B 2B था, B और 2B, C, C। 2A 2B को मल्टीप्लाई किया 2C के साथ 4BC, दरम्यान माइनस, और ये BC आ गया। -A
बी मल्टीप्लाई 2c, ये 2bc, और ये माइनस का bc आ गया, प्लस a, b मल्टीप्लाई c, ये bc आ गया, और माइनस का 2bc आ गया। 4bc में से bc निकाल दें 3bc, और 2bc में से bc निकाल दें bc, और bc माइनस 2bc माइनस bc। 2a को मल्टीप्लाई करें 3bc से, 6abc, ये माइनस abc, और ये भी माइनस abc। 6abc में से माइनस abc सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 4abc आ चुका है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, इसको हमने शो करना है, और ये माइंड में रहे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, बाकी रिमेनिंग 4 पार्ट्स आपने खुद करने। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, अब वो कहता है कि एक्सपैंड किए बगैर, क्वेश्चन नंबर 1 में हम एक्सपैंड कर रहे थे, यहाँ पर वो हमें कंडीशन लगा रहा है कि एक्सपैंड किए बगैर आपने ये प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। एक्सपैंड करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि लाजमी ये 0 आएगा, मगर हमने एक्सपेंशन के बगैर इसको प्रूव करना है कि आंसर 0 आना चाहिए। तो अब देखें, कंप्लीट डिटर्मिनेंट में डियर स्टूडेंट आपने देखना है कि किस रोज या कॉलम को मैं एक दूसरे में प्लस करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, और फिर मैं कोई दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल बना लूं। तो डिटर्मिनेंट की डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी है, कोई सी दो रोज या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, या फिर किसी भी डिटर्मिनेंट में पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम सारी एंट्रीज अगर 0 हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पर देखें, अब मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से मैं इन रोज़ या कॉलम को मैं आइडेंटिकल बनाता हूँ। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट होंगी। 7 में से माइनस किया 6, ये आ गया। 4 में से माइनस किया 3, 4 माइनस 3, और 3 में से माइनस किया 2, ये 3 माइनस 2 आ चुका है। इसी तरीके से मैंने डियर स्टूडेंट कॉलम 3 में से मैंने कॉलम 2 को माइनस किया, मैंने क्या किया 8 माइनस 7, ये आपके पास आया रिजल्ट, और 5 माइनस 4 ये रिजल्ट आ गया, और 4 माइनस 3 ये रिजल्ट आ गया। तो डियर स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, ये 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 ये 1। तो ये फर्स्ट रो बिल्कुल वैसी है 6 3 2 6 3 2। तो डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हमने लिखा कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब हम जब किसी रो या कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी किसी भी रो पे फ़र्क नहीं पड़ता, रो या कॉलम पे। तो ये आप माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया। अब ज़रूरी नहीं है कि कॉलम के ज़रिए से, किसी और तरीके से भी अगर आप आइडेंटिकल बना सकते हैं तो आप सॉल्व डियर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं कि ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, विदाउट एक्सपेंशन मैंने वेरीफाई करना है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने कॉलम 3 में से मतलब कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 माइनस 1, 5 माइनस 4, 8 माइनस 7। तो डी स्टूडेंट ये मैंने लिखा, और इस तरीके से मैंने कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस किया, 3 माइनस 2, 6 माइनस 5, 9 माइनस 8, वो ये रिजल्ट आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट 1 1 1, ये भी आपके पास 1 1 1। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होंगे तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। इस तरीके से यह प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने डिटर्मिनेंट को 0 बना दिया एक्सपेंड किए बगैर। अब ये भी माइंड में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि कॉलम के ज़रिए, आप चाहें तो रो को भी ऑपरेशन करके सॉल्व कर सकते थे। मीन 4 माइनस 1 ये 3 बनेगा, 5 माइनस 2 ये भी 3 बनेगा, 6 माइनस 3 ये भी 3 बनेगा, और इस तरीके से 7 माइनस 4 3 बनेगा, 8 माइनस 5 3 बनेगा, और 9 माइनस 6 3 बनेगा। मीन के R2 में से R1 निकालें और R3 में से R2 निकालें तो भी आप इस तरीके से आइडेंटिकल बना सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में आपके पास डबल एंट्री आ रही है। मीन देखें कॉलम 3 में देखें एक A13 प्लस अल्फ़ा 13, मीन कि एडिशन आ रहा है,
और इसी तरीके से A23 प्लस α23 और A33 प्लस α33। तो डियर स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर हमने कॉलम 3 में डबल एंट्रीज देखी। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड बनाना है। मीन कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में सेम रहेगा। यहाँ देखें ये फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम और यहाँ देखें सेकंड कॉलम सेम है। अब थर्ड कॉलम में इधर और इधर देखें एक वन टाइम आ रही फर्स्ट एंट्री A13 A23 A33 A13 A23 A33 और यहाँ पर आपके पास ये जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड डिटर्मिनेंट में आ रही है α13 α23 α33। अगर यही चीज़ डियर स्टूडेंट ये जो डबल एंट्री है एडिशन की फॉर्म में सेंटर में पड़ी होती तो पहला और तीसरा कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में सेम होता, सेंटर में एडिशन होता। और जो आपके पास सेकंड कॉलम में डबल एंट्री पड़ी हुई है, एक फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आ जाती और सेकंड एंट्री जो कॉलम की है सारी वो यहाँ पर सेकंड डिटर्मिनेंट में आ जाती। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट जहाँ देखें डबल आपके पास एंट्रीज़ हैं एडिशन की फॉर्म में कॉलम 3 में, तो एक्सपेंड हम करते हैं कॉलम 3 के साथ। अगर मैं कॉलम 3 के साथ एक्सपेंड करता हूँ तो डियर स्टूडेंट पहली जो एंट्री है ये कॉलम 3 है, पहली एंट्री ये वाली है A13 प्लस α13। अब जब देखें ये वाली जो एंट्री है ये फर्स्ट रो में आ रही है और थर्ड कॉलम में आ रही। जब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जाएगा तो बाकी क्या बचेगा हिस्सा A21 A22 A31 A32 ये आ गया और साथ में ये एंट्री आ गई। आपको पता है पहली एंट्री प्लस दूसरी एंट्री होती है नेगेटिव। अब कॉलम 3 के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं तो सेकंड एंट्री ये वाली है A23 प्लस α23 वो आ गई नेगेटिव। आपको पता है कोफैक्टर की वजह से आता है। अब ये जो एंट्री है डियर स्टूडेंट ये आ रही है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, तो बाकी हिस्सा बचेगा A11 A12 A31 A32। तो वही रिजल्ट हमने लिख दिया A11 A12 A31 A32। उसके बाद अब ये वाली एंट्री आपके पास एडिशन के साथ आएगी क्योंकि कॉलम 3 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये एंट्री हमने लिखी A33 प्लस α33। अब ये जो एंट्री है डियर स्टूडेंट ये आ रही है थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में। बाकी जो बचेगा A11 A12 एंड A21 A22 वही रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने इस दोनों रिजल्ट को इन डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने अपना एक स्टेप बचाने के लिए क्या किया, मैंने कहा कि A13 को मैं इस पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर α13 भी मल्टीप्लाई करना। मगर मैं क्या करता हूँ पहले मैं A वाली एंट्रीज को इकट्ठा लिखता हूँ। समझ लिया मैंने A13 को इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना ये बनेगा, फिर इस A23 को भी मैंने डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना मगर नेगेटिव आ जाएगा साथ, माइनस A23 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये A33 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आपको पता है अल्फ़ा वाली एंट्रीज तो रह गई हैं, फिर आप क्या करें इस α13 को इस पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आ गया। फिर माइनस का α23 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये एंट्रीज बन जाएंगी और α33 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये एंट्रीज बन जाएंगी। अब इन रिजल्ट्स को ये जो रिजल्ट है मतलब फर्स्ट ये मैं जिस पे लाइन शो कर रहा हूँ ये वाला कंप्लीट रिजल्ट, इस कंप्लीट रिजल्ट को डियर स्टूडेंट मैंने इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्लोज कर दिया। और ये जो सेकंड आपके पास रिजल्ट है मीन कि ये जिस पे मैं ये डॉट शो कर रहा हूँ रेड कलर का जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट लाइन को मैंने इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये कैसे रिजल्ट बना, तो डियर स्टूडेंट्स को एक्सपेंड करके देख लें कॉलम 3 के साथ। जब हम कॉलम 3 के साथ एक्सपेंड करेंगे ये अल्फ़ा ये A13 है, ये A13 है। जब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जाएगा तो A21 A22 A31 A32। तो देखें A21 A22 A31 A32 है। अब फिर जब मैं सेकंड एंट्री आपके पास ये है माइनस A23 से एक्सपेंड करेंगे, ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो A11 A12 एंड A31 A32 यही पड़ा हुआ है। और उसके बाद जब हम A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो A11 A12 A21 A22 यही पड़ा हुआ है। तो मीन कि आप इस पूरी लाइन को इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं और इस कंप्लीट लाइन को इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। मीन कि अगर आपने इस लाइन को भी चेक कर रहे हैं तो आप थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो यही वाला रिजल्ट बन जाएगा। तो इन शॉर्ट किसी भी डिटर्मिनेंट में एक कॉलम या रो में अगर एडिशन की फॉर्म में एंट्रीज डबल आ रही हैं तो टू डिटर्मिनेंट की सम फॉर्म में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, तो या तो इसको एक्सपेंड कर लें या डिफरेंट वे से एक और मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर हमें सिंपल एक्सपेंड वाला मेथड ही सिखाएं। तो डियर स्टूडेंट जब हम 3.4 में पहुंचेंगे वहाँ पे हमने रैंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इन मेथड्स को आप अभी से अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो वहाँ पर रैंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब वो अचानक वो मेथड सीखेंगे फिर वो आपको वो मेथड बहुत ही मुश्किल लगेगा। तो इन रूल्स को अभी से साथ साथ सीखना शुरू कर दें। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है एल स्क्वायर इंटू 3a+l। अब इसको हम एक्सपेंड करके भी डियर स्टूडेंट बिल्कुल ये वाला आंसर बना सकते हैं, मगर जिस मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सीख लें, आपको रैंक वाले क्वेश्चन फिर आसान लगेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, मैंने इस कॉलम में मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया। मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया। जब ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, a+l+a+a। तो ये फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है। इस a में आपने ऐड करना है a+l और a, और इस a में आपने ऐड करना है a+a+l। तो यहाँ पर कॉलम में चेंजिंग आ जाएगी, कॉलम 1 में चेंजिंग आएगी, कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ऐसा हम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट पे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखें आपने एक कॉलम की सारी एंट्रीज आइडेंटिकल बना ली। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कॉलम ऐड किया, तो डियर स्टूडेंट आप रो को ऐड कर लें। अगर आपको कहीं लगता है कि रोज़ को ऐड करने से आपके पास आइडेंटिकल बन जाएंगी तो बन सकती हैं। अगर आप R1 में R2 R3 को ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन में R1 भी आइडेंटिकल बन जाएगी। फिलहाल हमने कॉलम 1 को आइडेंटिकल बनाया, तो देखिए 3a+l 3a+l 3a+l। अब हम क्या करते हैं, जो कॉलम या कंप्लीट रो अगर सेम बन गई है, मीन एक जैसी सारी एंट्रीज बन गई हैं, तो उसको कॉमन ले लें। टेकिंग 3a+l कॉमन फ्रॉम C1। मैंने डिटर्मिनेंट में से 3a+l को कॉमन लिया, तो आपके पास बन गया 1 1 1। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर जब मैं 3a+l को मल्टीप्लाई करूँगा कॉलम 1 के साथ, तो डियर स्टूडेंट ये भी याद रखें, जिस तरह हम मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, मगर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर हमने कोई बाहर एक कांस्टेंट कोई रिजल्ट पड़ा हुआ है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लेके जाना है, तो वो एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने डिटर्मिनेंट की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई किया। तो 3a+l को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो आपके पास 1 1 1 बन गया। फिर रैंक वाले जब क्वेश्चन आएंगे उसमें इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिस जगह पर आपके पास 1 है, इस 1 के नीचे आपने 0 बनाना है। इस 1 के नीचे क्या बनाना है आपने? 0। तो समझ लें ये जो इस 1 के नीचे 0 बनाना है ये R1 में आपके पास आ रहा है। तो ये जो एंट्री है ये R2 में आ रही है, और ये जो एंट्री है ये R3 में आ रही है। तो डियर स्टूडेंट ऑपरेशन करना है आपने R2 में, मीन कि आपने इस 1 को 0 बनाना है, तो मैं R2 पे ऑपरेशन करूँगा। जब मैंने इस 1 को 0 बनाना है मैंने R3 पे ऑपरेशन करना। और समझ लें फिक्स लाइन आपके पास जो है, फिक्स रो वो R1 है। तो फिक्स रो में से माइनस करते होते इसको 0 बनाना है, तो मैं R2 में से R1 निकाल देता हूँ, और जब मैं इसको 0 बनाऊंगा R3 में से R1 निकाल देता हूँ। तो मैंने ऑपरेशन लिखे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। तो इस 1 में से जब 1 माइनस किया तो ये 0 आ गया, और a+l में से a निकाल दें तो l बचेगा, a माइनस a आपके पास 0 आएगा। और जब हम R3 में से R1 माइनस करेंगे, इस 1 में से 1 निकाल दें, 0 आ गया, और a में से a निकालें तो ये 0 आ गया, a+l में से a निकाल दें तो आपके पास l आ चुका है। अब आप देखें किस रो या कॉलम की ज़्यादा एंट्रीज आपके पास 0 हो चुकी हैं। वैसे तो रो 3 की भी हो चुकी हैं। हम यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं कॉलम 1 के ज़रिए। कॉलम 1 के ज़रिए जब एक्सपेंड करेंगे 3a+l वैसे ही आ गया। तो कॉलम 1 के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे तो पहली एंट्री डी स्टूडेंट 1 है, वो 1 लिखी। तो ये जो 1 है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो बाकी एंट्रीज आपके पास बचेंगी L0 0 L L0 0 L। उसके बाद कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, अगली एंट्री 0 आनी है, माइनस का 0 आएगी। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर आपने डिटर्मिनेंट क्यों नहीं लिखा? तो डियर स्टूडेंट जब 0 मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट के साथ सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं। और जब हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो थर्ड एंट्री आपके पास 0 है, तो ये आपके पास 0 आ गई। इसके साथ भी डिटर्मिनेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 3a+l
इस एल को एल से मल्टीप्लाई कर दें तो डियर स्टूडेंट आपको एल स्क्र हो जाएगा, ये 1 ख़त्म हो जाएगा। तो एल स्क्र को स्टार्ट में लें, एल स्क्र इंटू 3a प्लस एल। तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हम 4 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक डिटर्मिनेंट नज़र आ रहा है और राइट हैंड साइड पर ये डिटर्मिनेंट है। तो डियर स्टूडेंट हमने ये बनाना है। देखें कि आप इसमें देखें कि आपके पास यहाँ 1 1 1 है और राइट हैंड साइड पर भी 1 1 1 है। फिर एक्स वाई जी है तो आपके पास भी एक्स वाई जी है, मगर यहाँ पर वाई जी एक्स और एक्स वाई है। आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर है। तो मीन कि मैं स्क्वायर वाली एंट्रीज कैसे बनाऊँ। अब आप देखें कितने अल्फ़ाबेट्स आपके इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, एक्स वाई जी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर बनाने के लिए इन तीनों वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जी, आपने एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। तो जो समझ लें यहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर एक्स वाई जी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई जी आ रहा है, मगर वो जो आपके पास एक्स वाई जी यहाँ पर लिखना था, हमने एक स्टेप बचाने के लिए क्या किया कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जी, एक तो एक्स वाई जी डिवाइड कर दिया। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ मल्टीप्लाई करना था एक्स वाई जी, तो आप माइंड में रखें ये मल्टीप्लाई ही किया है, मगर उस एक्स वाई जी को आपने एक तरीके से यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बताया था जब कोई भी एंट्री आपने मल्टीप्लाई करनी होती डिटर्मिनेंट की पूरी एक रो या पूरी कॉलम से होती है, 9 एंट्रीज के साथ नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, यहाँ पर समझ लें आपके पास एक्स वाई जी पड़ा हुआ था, उस एक एक्स को मैंने उठाया और मैंने कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1 बन जाएगा एक्स, ये एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स वाई जी। तो वही हुआ। फिर एक्स वाई जी था, एक्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कॉलम 1 के साथ, वाई भी बचना था, उस वाई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 2 के साथ। तो ये वाई बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स वाई जी बन जाएगा। तो वही कि हमने किया। और फिर यहाँ पर एक्स वाई जी था, एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, वाई भी मल्टीप्लाई होगा, जी रह गया। तो जी को आपने कॉलम 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास जी स्क्वायर और एक्स वाई जी आ गया। नेक्स्ट क्या किया, आप देखेंगे कि थर्ड रो में कंप्लीट एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है, तो हम डिटर्मिनेंट से वो कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने एक्स वाई जी को कॉमन लिया, तो ये एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी हो गया। अब देखें यहाँ पर जब कॉमन लेंगे 1 1 और ये 1 बन गया। उसके बाद एक्स वाई जी से एक्स वाई जी काट दिया, तो ये स्टेप डिटर्मिनेंट बिल्कुल एज इट इज़ वैसे रह गया। मगर हम सोचेंगे हमारी राइट हैंड साइड नहीं बन रही, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट हमने अपनी राइट हैंड बनाने के लिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो गौर से सुने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम, मीन के अगर ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, अगर मैं R2 को R1 की जगह ले जाऊं और R1 को R2 की जगह ले लूं, मीन के इंटरचेंज करूं मैं रोज को एक दूसरे के साथ, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट कहता है कि नेगेटिव को बाहर ले आए। तो आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया, R2 3 का ऑपरेशन लगाया, मीन के मैंने R3 वाली रो को R2 पे ले जाना है और R2 वाली रो को मैंने R3 पे ले जाना है। तो देखें फर्स्ट रो वैसे ही है एक्स वाई सी, ये सेकंड रो है वो बन गई यहाँ पर थर्ड रो, और जो यहाँ पर थर्ड रो थी वो बन गई यहाँ पर सेकंड रो। तो 1 1 1 आ गया। ऐसा करने से 1 टाइम नेगेटिव बाहर निकलेगा। फिर भी अभी भी हमारी राइट हैंड साइड नहीं बन रही, तो उसके लिए हमने क्या किया, R12 एक और ऑपरेशन लगाया। R2 को मैंने R1 की जगह ले गया और R1 को मैं R2 की जगह ले गया। ऐसा करने से एक्स वाई जी यहाँ आ गया और 1 1 1 फर्स्ट रो में आ गया। तो ऐसा करने से एक बार नेगेटिव और बाहर निकलेगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, और ये डिटर्मिनेंट बिल्कुल एज इट इज़ वैसे आया। तो आप देखेंगे आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है, बाकी जो पार्ट्स मैं छोड़ रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपने खुद ट्राई करनी है, और अगर आपको नहीं समझ आती, कोई प्रॉब्लम है, तो 10 AM to 12 PM डियर स्टूडेंट आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करके चीज़ें पूछ सकते हैं। तमाम जितने भी टॉपिक में कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आए तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं आप। अब आप देखें ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, ये बोर्ड में आया भी हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन।
अब लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने बनाना है ये राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड किया। ऐसा करने से जिस तरह हमने 3 का थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया, उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। ए बी और सी, मैंने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड किया तो ये ए प्लस बी प्लस सी बन गया। ये बी प्लस सी प्लस ए, अल्फ़ाबेटिकली तरतीब से मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिखा। और ये सी प्लस ए प्लस बी, और इसको मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। कॉलम 2 और कॉलम 3 बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहे। फिर आपने देखा कि कॉलम 1 की सारी एंट्री सेम आ गई, मैंने उसको कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 1 1। तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही आ गया। ए प्लस बी प्लस सी, तो अब देखें 3 के थर्ड पार्ट मैंने क्या किया था, जहाँ इस 1 को फिक्स करके इस 1 के नीचे मैंने सारे ज़ीरो बनाए थे, तो मैं ऐसा ही करने लगा हूँ। तो ये 1 बी प्लस सी और ए प्लस बी, क्योंकि R1 को चेंज नहीं कर रहा, वो तो फिक्स है, वो वैसे ही रहेगी। R2 में से R1 माइनस करेंगे, ऑपरेशन लगाया, और R3 में से R1 माइनस करेंगे, तो जब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ गया। और C प्लस ए में से B प्लस सी माइनस करेंगे तो डी स्टूडेंट इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो C माइनस से कटेगा तो ये A और ये माइनस का B, A माइनस B आ गया। B प्लस सी में से माइनस करेंगे A प्लस B, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, B से माइनस B कटेगा और C माइनस A बच जाएगा। और जब फिर R3 में से R1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस कर दें, 0 आ गया। और A प्लस बी में से माइनस करेंगे आप B प्लस सी, तो B से माइनस B कटेगा, A माइनस सी बचेगा, A माइनस सी आ गया। C प्लस A में से माइनस करेंगे A प्लस B, तो आपने A में से माइनस ए काट दिया, C माइनस B बचा, तो ये C माइनस B आ गया। अब कॉलम 1 की ज़्यादा एंट्री 0 हो चुकी हैं, कॉलम 1 के ज़रिए एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट एंट्री है 1, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो आपके पास बचेगा A माइनस बी सी माइनस ए एंड A माइनस सी माइनस बी, एज बिल्कुल वैसे लिखा। जब इस एंट्री से आप एक्सपेंड करेंगे, माइनस का 0, उसके साथ टर्म लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसके साथ भी टर्म लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो -0 + 0 और ये ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट A प्लस बी प्लस सी, आपने क्या किया, A माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया C माइनस बी से, और C दरम्यान में माइनस है, C माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दिया A माइनस सी के साथ। तो देन मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट A को C से ए सी, A माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी मल्टीप्लाई सी माइनस बी सी, माइनस और माइनस प्लस ये बी स्क्वायर, दरम्यान में ये नेगेटिव है। A को मल्टीप्लाई किया C से ए सी, A को माइनस ए से माइनस ए स्क्वायर, माइनस सी को C से माइनस सी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस C मल्टीप्लाई ए, आपके पास ए सी हो गया। माइनस को अंदर ले जाएं आप, माइनस का ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो अब आप देखेंगे जो वैल्यूज आपकी कटती है उसे काट दें आप। तो डी स्टूडेंट आपने इस प्लस ए सी को इस माइनस ए सी से काट दिया, तो अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, ए स्क्वायर पहले आ गया, देन ये बी स्क्वायर आ गया, और उसके बाद ये सी स्क्वायर आ गया, फिर ये माइनस ए बी आ गया, ये माइनस का बी सी आ गया, और ये माइनस का ए सी आ गया, क्योंकि ये माइनस ए सी और प्लस ए सी कट चुके हैं। फिर आपने मैट्रिक में ये प्रूव भी पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का जो रिजल्ट होता है वो इक्वल होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह रिजल्ट हमारा प्रूव किया गया है, ऑलरेडी हमने मैट्रिक में देखा हुआ है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड बन चुका है। तो इससे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट भी कर लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 10 और 11, तो डियर ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट उसने ये कहा है कि आप हमें बी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दें, और साथ में उसने कुछ को फैक्टर्स मांगे, मीनिंग को फैक्टर B21 निकाला है, B22 निकाल दें और B23 निकाल दें। अब ये आपको मैट्रिक्स एक दिया हुआ B, आपने उसका B21 फाइंड करना है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, डियर स्टूडेंट हमने को फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे एंड MIJ। तो अब आप देखें, आपने B21 को फैक्टर निकालना है, तो B21 डियर स्टूडेंट ये वाली एंट्री है B21, क्योंकि ये जिस तरह अगर ये A मैट्रिक्स है तो ये A21 होगा। अब B21 फॉर्मूला पता है -1 की पावर I प्लस जे, आई की जगह 2 आ रहा है, जे की जगह 1 आ रहा है, तो 2 + 1 आपके पास 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 होगी। अब उसके बाद जब -1 की पावर I प्लस जे आ जाएगा, साथ में M21 भी आना है, तो 21 वाली एंट्री ये वाली बन रही है, मतलब B21 वाली। तो जिस रो में और जिस कॉलम में ये 3 एंट्री आ रही है उसे डिलीट कर दें, तो ये सेकंड रो डिलीट हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा -2 5 एंड 1 -2।
आपके पास डियर स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 आपके पास +4 दरम्यान माइनस, और 5 मल्टीप्लाई 1 ये 5, 4 - 5 -1 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 आ गया। इस तरीके से B22 निकाल दें तो कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है -1 की पावर ये 2 + 2 हो जाएगा 4, और जो 2 वाली एंट्री है डियर स्टूडेंट ये वाली है, B22 वाली एंट्री ये, तो फॉर्मूला आपको पता है -1 की पावर 4 हो गया। और जिस रो और जिस कॉलम में ये -1 एंट्री आ रही है इसको डिलीट करते हैं, सेकंड रो बनती है और सेकंड कॉलम बनता है, तो बचेगा 5 5 एंड -2 -2। इसको सॉल्व कर लें, -1 की पावर 4 आपके पास पावर इवन है तो +1, 5 मल्टीप्लाई -2 -10, दरमियान में नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव, और 2 मल्टीप्लाई 5 10, -10 + 10 आपके पास 0 हो गया। फिर B23 निकालना है, -1 की पावर डियर 2 + 3 होता है 5, और 2 3 वाली एंट्री ये वाली है, जिस रो और कॉलम में ये एंट्री आ रही है इसको डिलीट कर दें, तो सेकंड रो डिलीट होगी और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो आपके पास बचेगा 5 -2 एंड -2 1, 5 -2 -2 1, -1 की पावर ऑड है तो माइनस रह जाएगा, ये 5 बन जाएगा, दरमियान में नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4, 5 - 4 आपके पास डियर स्टूडेंट 1 बनेगा, स्टार्ट में माइनस है तो माइनस का 1 आ गया। अब डिटर्मिनेंट आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ले लें। वैसे यहाँ पर जिस कोफैक्टर्स को हमने सॉल्व किया वही वाला समझ ले, मैं ये एंट्री ले रहा हूँ, मीन के सेकंड रो वाली एंट्री ले रहा हूँ। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है B21, साथ में B21 कोफैक्टर आ जाएगा, अगर एंट्री प्लस B22 आ रही है साथ में कोफैक्टर B22 आ जाएगा, प्लस B23 और साथ में B23 कोफैक्टर आ जाएगा, तो B21 वाली एंट्री 3 है, 3 पुट किया, और B21 कोफैक्टर 1 है, 1 पुट कर दिया, सेंटर में प्लस B22 वाली एंट्री -1 है, और B22 आपके पास 0 है, 0 पुट कर दिया, प्लस B23 वाली एंट्री 4 है, 4 पुट किया, और B23 आपके पास -1 है, -1 पुट कर दिया। इसको जब हम सॉल्व किया तो 3 - 4 आपके पास माइनस का 1 आ गया। आप चाहें तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालें, चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो मैंने 2 पार्ट आपको सिखाए थे उस तरीके से डिटर्मिनेंट लेना, तो आपकी मर्जी डिटर्मिनेंट वैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 5 आपके असाइनमेंट है, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अब आप देखें 6 का सेकंड पार्ट देखें, आपने एक्स को कैलकुलेट करना है, एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक्सपेंडिंग बाय R1, आप R1 के जरिए एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपको पता है एंट्री 1 आएगी, बाकी जो बच गया वो x+1 2 -2x वही आ गया। फिर नेक्स्ट एंट्री आपको पता है नेगेटिव के साथ आती है और x-1 आ गया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो बचेगा -1 2 2 और x बना, -1 2 2 एंड x। नेक्स्ट एंट्री +3 और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम -1 x+1 और 2 -2 बच गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको सॉल्व कर लें आप, x को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तो ख़त्म हो जाएगा, और x² + x आ गया, दरमियान में नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, 2 × 2 ये 4 हो गया, माइनस इंटू x-1, तो डियर स्टूडेंट -1 × x ये -x, दरमियान में नेगेटिव 2 × 2 ये आपके पास 4, प्लस का 3 बाहर है, -1 -2 +2 हो गया, दरमियान में नेगेटिव होता है तो -2 बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा -2x -2 बनेगा, ये x² + x+4 वैसे ही आ गया। और डियर स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव तो बाहर है, x को -x से मल्टीप्लाई -x², और x को -4 से -4x, -1 को आप मल्टीप्लाई करें -x + x, -1 मल्टीप्लाई -4 +4 हो गया, और ये जो 2 है -2 से कट गया, -2x को 3 से मल्टीप्लाई करें -6x, देन x² + x+4, नेगेटिव को अंदर ले जाएं +x², और -4x + x ही -3x, इस माइनस की वजह से +3x हो जाएगा, और प्लस का 4 -4, और ये माइनस का 6x हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, x² और x² आपके पास 2x² हो गया, और प्लस का 4 आपने -4 से काट दिया, और उसके बाद -6x + 3x, -3x और प्लस की माइनस का 2x बचेगा, इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, x - 1 आया, 2x = 0 एंड x - 1 = 0, यहाँ से x 0 आ गया और यहाँ से x 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी एज इट इज़ आप इस तरीके से x को कैलकुलेट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। होपफुली डियर स्टूडेंट मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, भी कोई कमी रह गई हो, अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो कोई पॉइंट आपने डिस्कस करना हो, तो 10 AM to 12 PM डियर स्टूडेंट आप डिस्कस हमसे कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।